हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। उसके बारे में अपन बात करेंगे जिसमें हर साल नीट के अंदर क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग के बारे में, कि अपना जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रीथिंग को किस तरीके से कंट्रोल करता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे अस्थमा के बारे में, जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उनके बारे में आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन किस चीज के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अपना जो नर्वस सिस्टम है वो अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग के बारे में, एंड उसके बाद अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर भी अपने मिस्टेक आ जाती है। कौन कौन से डिसऑर्डर है जो अपने रेस्पिरेशन को या ब्रीथिंग को डिफेक्ट करते हैं, मतलब उनसे अपनी ब्रीथिंग इफेक्ट होती है, वो कौन कौन से उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। जो आपने बेसिक सब लोगों के अंदर देखा होगा वो मेजरली पाया जाता है कौन? अस्थमा। इसके बारे में भी अपन आज डिटेल में बात करेंगे कि अस्थमा किस तरीके से लोग जो अस्थमा से ग्रसित होते हैं उनमें क्या क्या दिक्कत आती है अस्थमा के दौरान, जब वो आपने देखा होगा कि वो पंप के थ्रू उसमें अपनी ब्रीथिंग को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे एम्फाइसीमा के बारे में कि ये क्या होता है, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, एंड फिर अपन बात करेंगे एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में, कि जब अपन हाई हाइट पे जाते हैं तब अपन को वहां पे रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम क्यों होती है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक कौन सा? अपना नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। इसके बारे में अपन सबसे पहले आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग है उसको कौन कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना यही रहेगा, जो अपना न्यूरॉन सिस्टम है, जब अपन ब्रीथिंग करते हैं तो अपने नर्वस सिस्टम में कौन उसको कंट्रोल करता है अपने माइंड के अंदर, जिसको अपन ने बोला मेडुला ओब्लोंगेटा। आप इसको जानते होंगे, नहीं जानते तो आगे लेक्चर में अपन इसको कवर करेंगे कि मेडुला ओब्लोंगेटा क्या होता है। ये क्या करता है? इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी का मतलब समझ में आ गया कि अपन को अपना सोचने से करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक कर देता है। मतलब जैसे अपन किसी चीज को पकड़ते हैं तो वो एक वॉलंटरी कंट्रोल हो गया, मतलब इनवॉलंटरी का मतलब क्या हो गया? वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता। तो मेडुला ओब्लोंगेटा कब करता है? जी एक इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है। जब अपन बात करेंगे कि मेडुला ओब्लोंगेटा अपने नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, अपने ब्रीथिंग को, तो उसमें भी दो पार्ट हो गए। क्या हो गए? पहला हो गया डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मतलब पीछे का मतलब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और फिर आगे का हो गया वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो मेडुला ओब्लोंगेटा क्या करता है? इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है किसको? ब्रीथिंग को, जिसमें भी दो पार्ट हो गए, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब अपन इन दोनों को पढ़ेंगे कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या कंट्रोल करता है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के बारे में। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या होता है? ये एक इंस्पायरेटरी एरिया हो गया, मतलब यहाँ पे इंस्पायरेशन होता है। सबसे पहले अपन बात की मेडुला ओब्लोंगेटा की, जो इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है, जिसके अंदर दो ग्रुप हो गए। एक तो हो गया डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो अपने बैक साइड होता है, और एक हो गया वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले बात की किसकी? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की, जो एक इंस्पायरेटरी एरिया हो गया, मतलब वहां पे सिर्फ इंस्पायरेशन होता है। जो क्या करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, जो कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीथिंग को। नॉर्मल ब्रीथिंग में भी किसको कंट्रोल करता है? ओनली इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। कौन? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। उसके बाद इसमें क्या होता है? कंट्रोल करता है कॉन्ट्रैक्शन को। किस किस का कॉन्ट्रैक्शन होता है जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं? तब एक तो कॉन्ट्रैक्शन होता है डायाफ्राम मसल्स का, और दूसरी मसल्स का होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आप अपन ने क्या समझा सबसे पहले कि जब नर्वस रेगुलेशन जब अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है तो उसमें सबसे पहला रोल किसका रहता है? मेडुला ओब्लोंगेटा का, जो क्या करता है? इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है, मतलब अपने हाथ में कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप ही कर देता है। फिर अपन ने बात की कि मेडुला ओब्लोंगेटा रहते हैं, उसके दो ग्रुप रहते हैं। सबसे पहला रहता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो पीछे रहता है अपने बैक साइड, जिसको अपन बोलते हैं डोर्सल, आगे को बोलते हैं अपने वेंट्रल। और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इसका सेकंड हो गया, जिसमें अपन ने सबसे पहला डिस्कस किया क्या? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि किसको कंट्रोल करता है? जो एक इंस्पायरेटरी एरिया है, जो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, जहां पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, जो कंट्रोल करता है सिर्फ नॉर्मल ब्रीथिंग को, जिसमें भी इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये किसके कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है डायाफ्राम मसल्स को, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है कौन? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। उसके बाद अपन बात करेंगे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप किसको कंट्रोल करता है? ये एक एक्सपायरेटरी एरिया होता है, जो किसको कंट्रोल करता है? एक्सपायरेशन को।
जो किसके कंट्रोल को कॉन्ट्रैक्शन करता है, किसके कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, ये करता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को, और एब्डोमिनल मसल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है कौन, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो अपन ने बात करी कि जो नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग होती है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल होती है, जो एक तरीके का इनवॉलंटरी कंट्रोल है, जहां पे दो ग्रुप हो गए, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जहां डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप रहता है जो इंस्पायरेटरी एरिया होता है, जो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, जहां पे जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीथिंग को, यानी ओनली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कंट्रोल करता है कॉन्ट्रैक्शन को, किसको, डायाफ्राम मसल्स को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को। उसके बाद अपन ने बात की कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एरिया होता है जो किसको कंट्रोल करता है, जो एक्सपायरेटरी एरिया होता है जो सिर्फ एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। जहां पे कॉन्ट्रैक्शन किस किस का कंट्रोल होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का और एब्डोमिनल मसल्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है कौन, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो अपन ने बात कर ली नर्वस रेगुलेशन में, जिसमें अपन ने बात करी मेडुला ऑब्लोंगेटा की, जहां दो ग्रुप होते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, फिर अपन ने सेकंड बात करी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद अपन बात करेंगे जो एक रहता है पोन्स सेंटर, जिसको अपन बोलते हैं निमोटॉक्सिक सेंटर। ये आपको याद रखना है, अपने ब्रेन के अंदर कौन सा सेंटर रहता है, पोन्स सेंटर या निमोटॉक्सिक सेंटर। ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का स्विच ऑफ सेंटर होता है। इसका नाम आपको याद रखना है कि जो पोन्स सेंटर होता है वो एक तरीके का क्या होता है, स्विच ऑफ सेंटर होता है, जो क्या करता है, स्टॉप करता है किसको, इंस्पिरेशन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो पोन्स सेंटर या निमोटॉक्सिक सेंटर रहता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, अपने ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, जो किसकी तरह काम करता है, स्विच ऑफ सेंटर की तरह काम करता है, जो क्या करता है, इंस्पिरेशन को क्या करता है, रोक देता है। कौन, पोन्स सेंटर या निमोटॉक्सिक सेंटर। अब यदि एक कंडीशन अपने दिमाग में आती है, इफ पोन्स सेंटर या निमोटॉक्सिक सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाए, मतलब पहले तो ये नॉर्मल था जब अपन ब्रीथिंग कर रहे थे, जो तो इस इंस्पिरेशन को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा था। यदि पोन्स सेंटर इंस्पिरेशन को स्टॉप कर रहा था, जब ये स्विच ऑफ सेंटर, इसी वजह से बोलते हैं इसका नाम स्विच ऑफ सेंटर क्यों रखा गया, क्योंकि ये इंस्पिरेशन को क्या कर देता है, रोक देता है। कौन, पोन्स सेंटर या निमोटॉक्सिक सेंटर। अब यदि पोन्स सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो क्या होगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ने लग जाएगी, मतलब अपन जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाएंगे। उसका पीछे का रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। यदि पोन्स सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो पहले से इंस्पिरेशन स्टॉप थी तो और ज्यादा स्टॉप हो जाएगी, तो अपन क्या करने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाएंगे, जिससे जो ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी इंस्पिरेशन की, फिर और जल्दी जल्दी लेंगे तो ड्यूरेशन तो डिक्रीज हो गई इंस्पिरेशन करने की। तो पोन्स सेंटर या निमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, स्टॉप कर देता है इंस्पिरेशन को, जिससे ब्रीथिंग की रेट क्या कर जाती है, बढ़ जाती है जब वो हाइपर एक्टिव होता है। इस वजह से पोन्स सेंटर या निमोटॉक्सिक सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ सेंटर। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पोन्स सेंटर या निमोटॉक्सिक सेंटर क्या होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि सबसे पहले अपन ने बात कर ली कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वो ब्रेन के द्वारा इनवॉलंटरी कंट्रोल के द्वारा क्या करता है, अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, जिसमें दो ग्रुप हो गए, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब अपन बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग कि किस तरीके से केमिकल्स के द्वारा अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर, मतलब केमिकल रेगुलेशन को अपन क्या बोलेंगे कि वहां पे केमिकल का यूजर रिसेप्टर बाइंड होके क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अपन क्या पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर विच आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन, ये दोनों क्या करते हैं, अपनी ब्रीथिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन क्या करते हैं, इस वजह से ये केमिकल्स का यूज करके अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। कौन, हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। और एक कीमो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड आर्टरी और ओर्टिक आर्क के अंदर। तो सबसे पहले अपन ने बात की कि केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है। केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग का मतलब क्या हुआ है कि केमिकल्स के द्वारा अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जा रहा है, और वो कौन कौन से कीमो रिसेप्टर है जिसके द्वारा अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जाता है, उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस।
और एक कीमो रिसेप्टर, ये दोनों कीमो रिसेप्टर कौन हो गए, CO2 और H+ आयन क्या हो गए, कीमो रिसेप्टर। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड आर्टरी और ओर्टिक आर्क के अंदर। तो आपको याद आ गया कि कौन कौन से कीमो रिसेप्टर हो गए, H+ आयन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड आर्टरी में। अब अपन बात करेंगे कि कीमो रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अपन ने बात करी सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की। अपन बात करेंगे किसकी, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स की, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ लोकेट होते हैं, नियर मेडुला ओब्लोंगेटा, मतलब ब्रेन का एक भाग है मेडुला ओब्लोंगेटा। आप यदि आप बिल्कुल भी नहीं जानते मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में, मैं तो ये मानता हूँ कि आप जानते होंगे यदि आप नीट की या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के बारे में। कीमो रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। अपन ने बात करी कीमो रिसेप्टर की, H+ आयन और CO2 आयन जो अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड आर्टरी में और ओर्टिक आर्क के अंदर। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के बारे में, जो कहाँ लोकेट होते हैं, नियर मेडुला ओब्लोंगेटा। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर। उसके बाद अब अपन अज्यूम करते हैं कि H+ आयन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है कहाँ, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर H+ आयन और CO2 क्या बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है मेडुला ओब्लोंगेटा को, जिससे क्या करती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। अब ब्रीथिंग रेट किससे कैसे बढ़ी है, H+ आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जिससे जहाँ कहाँ लोकेट होते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर, जहाँ H+ आयन और CO2 की कंसंट्रेशन या इंक्रीज हो जाती है, कहाँ पर, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, जो क्या स्टिमुलेट करती है मेडुला ओब्लोंगेटा को कि आप ब्रीथिंग रेट को बढ़ा दो, जिससे क्या होगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। तो समझ में आया आपको कीमो रिसेप्टर्स के बारे में, जिसमें अपन ने सबसे पहले बात की सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के बारे में, जो कहाँ लोकेट होते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर, जहाँ H+ आयन CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी होती है, कहाँ पे, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, जो स्टिमुलेट करती है मेडुला ओब्लोंगेटा को, जिससे क्या होती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। अब अपन सेकंड कीमो रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स। ये कहाँ लोकेट होते हैं, ये लोकेट होते हैं कैरोटिड आर्टरी और ओर्टिक आर्क के अंदर। अब यहां पर भी अपन अज्यूम करते हैं कि H+ आयन और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कहां पे, ब्लड के अंदर। मतलब H+ आयन और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई किसके अंदर, ब्लड के अंदर, जो क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है मेडुला ओब्लोंगेटा को, क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, मतलब उसको डायरेक्शन दे रही है, मतलब उसको बोलते जा रही है कि आप कुछ भी करो, ब्रीथिंग रेट बढ़ा दो, जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो सबसे पहले अपन ने बात करी सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा के पास, जहाँ पे क्या होता है, H+ आयन एंड CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है किसके अंदर, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, जो क्या स्टिमुलेट करती है मेडुला ओब्लोंगेटा को कि आप ब्रीथिंग रेट को बढ़ा दो। और यदि पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स के अंदर क्या होता है, ये कहाँ लोकेट होते हैं, कैरोटिड आर्टरी और ओर्टिक आर्क के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, यदि H+ आयन एंड CO2 की इंक्रीज करते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो ये स्टिमुलेट करती है मेडुला ओब्लोंगेटा को, क्या करने से, कि आप ब्रीथिंग रेट को बढ़ा दो। तो आपको ये कीमो रिसेप्टर्स के बारे में समझ में आया होगा, और एक केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग समझ में आया होगा कि किस तरीके से केमिकल H+ आयन एंड CO2 किस तरीके से अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। तो ब्रीथिंग किस तरीके से कंट्रोल हुई, बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर के बेसिस पे। जो H+ आयन एंड CO2 होते हैं, जहाँ कीमो रिसेप्टर के बेसिस पे करते हैं, जहाँ सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पड़ा जो मेडुला ओब्लोंगेटा के पास प्रेजेंट होते हैं, जिससे H+ आयन एंड CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में, जो कहाँ लोकेट होते हैं, कैरोटिड आर्टरी और ओर्टिक आर्क के अंदर, जहाँ H+ आयन एंड CO2 की इंक्रीज होने की वजह से किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ये स्टिमुलेट करते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा को, जिससे रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। तो अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा, जहाँ पे मेडुला ओब्लोंगेटा इनवॉलंटरी कंट्रोल के द्वारा अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, जिसके 2 ग्रुप होते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा पोन्स सेंटर या न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के बारे में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं। ये क्या करता है, स्विच ऑफ सेंटर क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये स्टॉप कर देता है किसको, इंस्पिरेशन को। और यदि ये हाइपर एक्टिव हो जाता है तो इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ ब्रीथिंग और ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद अपन ने बात करी कि चलो नर्वस और ब्रेन ने तो कंट्रोल कर लिया अपने ब्रीथिंग को, अब कौन करेगा, अब करेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो केमिकल रेगुलेशन में कौन कंट्रोल कर रहा है, H+ आयन एंड CO2। ये किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, कीमो रिसेप्टर की मदद से। अब अपन ने दो टाइप के कीमो रिसेप्टर्स पढ़े जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड आर्टरी एंड ओरोटिक आर्क के अंदर। जो कीमो रिसेप्टर कौन कौन से हो गए, सबसे पहले कीमो रिसेप्टर हो गए सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नियर मेडुला ऑब्लोंगेटा। और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड आर्टरी और ओरोटिक आर्क के अंदर, जहाँ पे H+ आयन एंड CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। ये अपन ने पढ़ लिया आज का पहला टॉपिक। अब अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, अस्थमा के बारे में, एम्फाइसीमा के बारे में और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में। एंड उसके बाद अपन बात करेंगे एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। तो 4 तरीके की डिजीज अपन पढ़ने वाले हैं किसकी, रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अस्थमा होता है वो क्या होता है। अस्थमा एक तरीके की एलर्जी होती है जो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोगों में होती है, जिनकी स्किन क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो ये क्या हो गया, अस्थमा एक एलर्जी होती है और ये किसके द्वारा कॉज होता है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट लाइक डस्ट पार्टिकुलेट मैटर्स के द्वारा, डस्ट के द्वारा होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर के द्वारा होता है। पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, अस्थमा होता है, जो एक एलर्जी है जो किसके द्वारा होती है, पोल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से और पार्टिकुलेट मैटर की वजह से। इसमें क्या होता है, इसमें मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती है मेडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडी, जो क्या होती है, एक एलर्जिक एंटीबॉडी होती है जिसके द्वारा क्या होती है, मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती है, जो क्या रिलीज करती है, रिलीज करती है हिस्टामिन। मास्ट सेल एक्टिवेट हो गई किसके द्वारा, मेडिएटेड बाय IgE एलर्जी एंटीबॉडी के द्वारा, जो क्या रिलीज कर रही है, हिस्टामिन रिलीज कर रही है, जिससे क्या हो रही है, ब्रोंकियल स्पेस्मस मतलब ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब उससे क्या हो रही है, जो अपनी ब्रोंक्यूल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, मतलब कम हो रही है, उसकी जो साइज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, किसके अंदर, अस्थमा के अंदर। तो अस्थमा क्या है, एक तरीके का एलर्जिक होता है जो किसके द्वारा कॉज होता है, पोल्यूटेंट की वजह से, डस्ट की वजह से और पार्टिकुलेट मैटर की वजह से, जहां पे क्या होता है, मास्ट सेल एक्टिवेट होती है किसके द्वारा, IgE एंटीबॉडी के द्वारा, जो एलर्जिक एंटीबॉडी के द्वारा, जो क्या रिलीज करती है, वो रिलीज करती है हिस्टामिन, जिससे क्या हो जाती है, ब्रांचियल स्पास्मस मतलब ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे ब्रोंक्यूल्स की साइज होती है जो कम होती जाती है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, फ्लूइड का इन रेस्पिरेटरी ट्यूब के अंदर, जिससे अपने खांसी चलती है, वीजिंग, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, अजीब सा साउंड प्रोड्यूस होता है वीजिंग की वजह से। तो क्या पढ़ा अपन ने अस्थमा के बारे में, ये एक एलर्जी को होती है जो किसकी वजह से होती है, पोल्यूटेंट, डस्ट और पर्टिकुलर मैटर की वजह से, जहां पे क्या होता है, मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती है किसके द्वारा, मेडिएटेड IgE एलर्जिक एंटीबॉडी के द्वारा, जो क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है, जिससे ब्रांचियल स्पेस्मस हो जाता है, मतलब ब्रोंकाई में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब वो पतली होने लग जाती है, और इन्फ्लामेशन किसके अंदर हो जाता है, ब्रोंकाई के अंदर एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ओक्यूमुलेट हो जाता है फ्लूइड का इन रेस्पिरेटरी ट्यूब के अंदर, और वीजिंग हो जाती है जिससे साउंड प्रोड्यूस अजीब सा होता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ब्रोंकियोडायलेटर, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ब्रोंकियोडायलेटर। अब अपन बात करेंगे अस्थमा को, इस डायग्राम से समझते हैं कि अपनी जो नॉर्मल आर्टरीज या ब्रोंकाई ऐसी तरीके की होती है जहां से अपनी एयर पास होती है, मतलब जो अपनी ब्रोंक्यूल्स होती है वो इस तरीके की होती है, रिलैक्स स्मूथ मसल्स होती है, ओपन एयरवे होती है। इसके बाद यदि इनके अंदर ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, तो किस तरीके से हो जाता है, यहाँ पे एक्सिस म्यूकस जमा हो जाता है, इन्फ्लेमेट स्वेल हो जाती है लाइनिंग की तरह, और टाइटनेट आ जाती है स्मूथ मसल्स के अंदर। मतलब इस तरीके से पहले तो आप ये देखोगे कि ब्रोंक्यूल्स कितनी वाइड है, यहाँ पे कितना स्पेस है, और बाद में स्पेस कम हो जाता है, जहाँ पे एक्सिस में क्या जमा हो जाता है, म्यूकस जमा हो जाता है। ये किसके अंदर होता है, अस्थमा के अंदर, जिसका एक ट्रीटमेंट है, क्या है, ब्रोंकियोडायलेटर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इसको यूज करते हैं, जिसको अपन पंप की तरह भी पंप बोलते हैं।
इस ब्रोंकियो डायलेटर को सब यूज करते हैं, जिससे पहले तो अपने जब अस्थमा रहता है तो अब ऐसा रहता है, तो इसको बार बार यूज करना रहता है। ये क्या करता है, ब्रोंकियो डायलेटर क्या करता है, रिलैक्स कर देता है स्मूथ मसल्स को अंदर, जिसके अंदर ऑलवेज विडन एंड ब्रीथिंग बिकम इजियर, मतलब इसको चौड़ा कर देता है, ब्रोंक्यूल्स की साइज को बढ़ा देता है, वहां से जो एक्सिस म्यूकस रहता है उसको हटा देता है, और यहाँ से फिर एयर एंटर अलग अच्छे से हो जाती है अपनी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, जहाँ एल्वेलाई के पास अच्छे से एयर पहुंच जाती है। तो ब्रोंकियो डायलेटर का क्या रोल रहता है, वहां पे जो एक्सिस म्यूकस रहती है ब्रोंकाई के अंदर उसको ये हटा देता है, जिससे अच्छे से एयर पास हो जाती है अपने एल्वेलाई के पास। तो आपने पढ़ा कि अस्थमा का ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ब्रोंकियो डायलेटर के द्वारा, जिसको अपन पंप की तरह भी बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो यूज करते हैं उसको इसको पंप बोलते हैं, ब्रोंकियो डायलेटर नहीं बोलते हैं। अपन साइंस के टर्म में यहाँ पढ़ रहे हैं तो अपन क्या पढ़ेंगे, ब्रोंकियो डायलेटर, जो एक्सिस म्यूकस को हटा देता है, जिससे अपनी ब्रोंकाई क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है म्यूकस की वजह से, जिससे अपन अच्छे से सांस ले पाते हैं। तो अस्थमा में अपन को पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि एक एलर्जिक होता है, तो किसके द्वारा कोज होता है, पोल्यूटेंट, डस्ट और पर्टिकुलर मैटर के द्वारा, जिसमें क्या हो जाती है, मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, किसके द्वारा, मेडिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडी के द्वारा, जो क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है, जिससे ब्रांचियल स्पेस में मतलब ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब उसमें ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाती लग जाती है, उसकी साइज कम होने लग जाती है, और इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर, जहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है फ्लूइड किसके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्यूब के अंदर, जिससे व्हीजिंग जैसा साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ब्रोंकियो डायलेटर, जिसको अपन पंप भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल जो अपनी ब्रोंकाई होती है वो इस तरीके की होती है, लेकिन जब उसके अंदर म्यूकस जमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, तो अस्थमा के दौरान अपनी ब्रोंकाई इस तरीके की दिखाई देती है, जो फिर अपन ब्रोंकियो डायलेटर जिसको अपन पंप बोलते हैं उसकी वजह से इसको यहाँ से म्यूकस हट जाता है, एक्सिस म्यूकस, और फिर ब्रोंकाई ऐसी दिखने लग जाती है उसके बाद। अब अपन नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जिसको अपन बोलेंगे एम्फाइसीमा या COPD, जिसको बोलेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो अपन बात करेंगे एम्फाइसीमा के बारे में। ये किसके द्वारा होता है, पोस्ट बाय एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। जो भी बंदे सिगरेट पीते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एम्फाइसीमा इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, जो एक्सेसिव अमाउंट में क्या पीते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं। इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है किसका, इलास्टेज एंजाइम का, जो किसको डाइजेस्ट कर देता है, इलास्टिक फाइबर को, जो अपनी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर इलास्टिक फाइबर वगैरह होते हैं उनको क्या कर देता है, ये डाइजेस्ट कर देता है। कौन, इलास्टेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जब एम्फाइसीमा होता है। तो किसके द्वारा होता है एम्फाइसीमा, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। और अपन ने एम्फाइसीमा का दूसरा नाम क्या है, COPD, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है किसका, इलास्टेज एंजाइम का, जो क्या किसको डाइजेस्ट कर देता है, इलास्टिक फाइबर को। और इसमें लॉस हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी हो जाती है, लंग्स की। इसमें साइज ऑफ एल्वेलाई क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। साइज ऑफ एल्वेलाई इंक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। और अपन जब एक्सेल करते हैं, अपनी एयर को बाहर से CO2 बाहर निकालते हैं, तब क्या आती है, डिफिकल्टी आती है किसके अंदर, एम्फाइसीमा के अंदर। और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज गिवन टू सप्रेस एम्फाइसीमा। इसको कम करने के लिए क्या दी जाती है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन दी जाती है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या कब दी जाती है, जब एम्फाइसीमा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो, उसको सप्रेस करने के लिए क्या दी जाती है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। तो एम्फाइसीमा क्या होता है, या COPD क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, जिसमें क्या हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है इलास्टेज एंजाइम का, जो क्या किसको डाइजेस्ट कर देता है, इलास्टिक फाइबर्स को, जिसमें लॉस हो जाती है इलास्टिसिटी किसकी, लंग्स की, मतलब लंग्स की इलास्टिसिटी लॉस हो गई। और साइज ऑफ एल्वेलाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और एक्सहेलेशन में क्या आती है, डिफिकल्टी आती है, जो किसके द्वारा सप्रेस किया जाता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से एम्फाइसीमा को सप्रेस किया जाता है। तो अपन ने 2 डिजीज पढ़ ली, सबसे पहले पढ़ी अस्थमा, उसके बाद अपन ने बात की एम्फाइसीमा की। आपको ये दोनों समझ में आना चाहिए। उसके बाद अपन थर्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे अपन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अपन अब बात करेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, जो किसकी वजह से होता है, ये वर्किंग एनवायरनमेंट में होता है। किसमें होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट में, जहाँ पर मजदूर काम करते हैं वहाँ पर ये देखा गया है। तो ये कहाँ पे देखा गया है, जहाँ पे स्टोन की ग्राइंडिंग होती है, सीमेंट इंडस्ट्री में,
कोल की माइंस में, कॉटन डस्ट में और फार्मिंग के अंदर कौन सा देखा गया? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहाँ पे देखा गया? ज़्यादातर ये कहाँ देखा गया? वर्किंग इन्वायरमेंट में, जहाँ पे स्टोन की ग्राइंडिंग होती है, सीमेंट इंडस्ट्री में, कोल माइंस के अंदर और कॉटन डस्ट के अंदर और फार्मिंग के अंदर। किसको देखा गया? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को। और ये वर्किंग एनवायरनमेंट में मेजरली होता है। और ये किसकी वजह से होता है? कॉजेज एस्बेस्टोस, सिलिका डस्ट, कॉटन डस्ट और कोल की वजह से ये होता है। कौन? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और ये कहाँ कहाँ होता है? जहाँ पर मजदूर काम करते हैं, जो स्टोन ग्राइंडिंग के अंदर मजदूर काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, कोल माइंस के अंदर, कॉटन डस्ट के अंदर, और फार्मर्स जो रहते हैं वो मिट्टी के अंदर काम करते हैं। इस वजह से वहाँ पे क्या देखा गया? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो किसकी वजह से होता है? एस्बेस्टोस की वजह से, सिलिका डस्ट की वजह से, कॉटन डस्ट की वजह से और कोल की वजह से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। जो कहाँ कहाँ होता है? जो स्टोन इंडस्ट्री ग्राइंडिंग में, सीमेंट के अंदर, कोल माइंस के अंदर, कॉटन डस्ट के अंदर और फार्मिंग के अंदर काम करते हैं। किसकी वजह से होता है? किसके वजह से होता है? एस्बेस्टोस की वजह से, सिलिका डस्ट की वजह से, कॉटन डस्ट की वजह से और कोल की वजह से होता है। और इसके इफेक्ट क्या है? इसमें क्या हो जाता है? न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है, न्यूमोकोनियोसिस, फाइब्रोसिस, इन्फ्लामेशन हो जाता है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। और नॉर्मल एल्वियोलर जो सेल्स है वो रिप्लेस हो जाती है किसकी वजह से? फाइब्रोब्लास्ट की वजह से। इसमें क्या होता है? निमोनियोकोनियोसिस हो जाता है और फाइब्रोसिस हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। और जो नॉर्मल एल्वियोलर वॉल है वो रिप्लेस हो जाती है किसकी वजह से? फाइब्रोब्लास्ट की वजह से। और प्रोलिफिकेशन हो जाता है किसका? प्रोलिफेरेशन हो जाता है किसका? फाइब्रस टिश्यू का। और ये किसको भी लीड कर सकता है? इससे कैंसर भी हो सकता है। किससे? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसको होता है? जो वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं। वो कहाँ पे काम करते हैं? स्टोन ग्राइंडिंग के अंदर, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, कोल माइंस के अंदर, कॉटन डस्ट के अंदर और फार्मिंग के अंदर जो काम करते हैं। और किसकी वजह से कोज होता है? एस्बेस्टोस की वजह से, सिलिका डस्ट की वजह से, कॉटन डस्ट की वजह से और कोल की वजह से। इसमें कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? क्या क्या इफेक्ट हो जाती है बॉडी? न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। और जहाँ पे नॉर्मल एल्वियोलर जो सेल है वो रिप्लेस हो जाती है किसके द्वारा? फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा। और यहाँ पे प्रोलिफिकेशन हो जाता है, प्रोलिफेरेशन हो जाता है किसका? फाइब्रस टिश्यू का। मतलब इसकी संख्या बढ़ती रहती है किसकी? फाइब्रस टिश्यू की वजह से, क्योंकि इसमें प्रोलिफेरेशन हो रहा है। और ये किसको लीड करता है? मे लीड टू कैंसर। मतलब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसको लीड करता है? कैंसर को। अब अपन आज का लास्ट डिसऑर्डर पढ़ने वाले एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है। तो अपन बात करेंगे किसके बारे में? एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस क्या होता है? ये होता है अगर एट हाई एल्टीट्यूड, ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। कितनी से ज़्यादा ऊंचाई पे? एबोव 5,500 फीट से ऊपर क्या होता है? एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस कहाँ होता है? हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड का मतलब 5,500 फीट से ऊपर क्या होता है? एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस होता है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होने लग जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो इंक्रीज होने लग जाती है। मतलब अपन को जैसे जैसे अपन 5,500 फीट से ऊपर जाते जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर रहेगा वो कम होता जाएगा। जिससे क्या होगा? जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रहेगा वो कम होता जाएगा। अपन को ऑक्सीजन कम मिलने लग जाएगी जितनी अपन ऊंचाई पर चलते जाएंगे। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का क्या रहेगा? बढ़ता जाएगा। जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या होगा? डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको सीधी सी बात पता है कि जैसे जैसे अपन हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे, मतलब 5,500 फीट तक जाते जाएंगे, तो अपना जो ऑक्सीजन का है वो कम होने लग जाएगी। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया। और CO2 का बढ़ गया। अब यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सीधी सी बात है डिसोसिएशन होगा। मतलब ऑक्सीजन की कम मात्रा रहेगी तो जो ऑक्सीजन रहेगी वो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होगी, उससे टूटने लग जाएगी। मतलब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। तो
तो आपको पता है कि एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस क्या होता है, ये हाई एल्टीट्यूड पे होता है अबव 5,500 फीट से, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाता है, और वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या, अपने को क्या क्या सिम्टम्स वहां पे दिखेंगे, वहां पे डिजीनेस दिखेगी, नोसिया दिखेगा, वोमिटिंग दिखेगी, हेडेक हो जाएगा, ब्रीथलेसनेस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ ब्रीथिंग, और इंक्रीज हो जाएगी हार्ट बीट। वहाँ पे वॉमिटिंग, अपन को उल्टी आने लग जाएगी, सर दर्द करने लग जाएगा, अपन को सांस लेने में दिक्कत होगी, थकान होने लग जाएगी, सब तरीके की बीमारियां अपनी, जैसे जैसे अपन को ऑक्सीजन कम मिलने लग जाएगी वैसे अपन को सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। जैसे जैसे अपन अच्छी हाइट पर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाएगा, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, और अपन को क्या सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, डिजीनेस, नोसिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्रीथलेसनेस, और इंक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ ब्रीथिंग, और इंक्रीज हो जाएगी अपनी हार्ट रेट। ये आपको समझ में आएगा कि जैसे जब अपन हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। अब अडेप्टेशन क्या है इसकी, कि जब जेजी सेल होती है, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है किडनी की, वो स्टिमुलेट करती है, क्या स्टिमुलेट करती है, रिलीज करती है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। क्या रिलीज करती है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइसिस इन रेड बोन मेरो, जिससे क्या हो जाता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसको अपन ने क्या बोला, पॉलीसाइथेमिया। इसको याद रखना है कि आरबीसी काउंट जब इंक्रीज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। तो क्या होता है, जेजी सेल क्या होती है, किडनी की स्टिमुलेट करती है, जो क्या रिलीज करती है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। अब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करने से क्या होगा, रेड बोन मेरो में स्टिमुलेट हो जाएगी इरिथ्रोपोइसिस, जो क्या करेगी, आरबीसी के काउंट को इंक्रीज कर देगी, जिसको अपन ने क्या बोला, पॉलीसाइथेमिया। तो अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले यहाँ पे अपन ने बात की थी एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस के बारे में, जो एक हाई एल्टीट्यूड पे होता है अबव 5,500 फीट से ऊपर, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होने लग जाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इंक्रीज होने लग जाता है, मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन होने लग जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, डिजीनेस, नोसिया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्रीथलेसनेस, और इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ ब्रीथिंग, इंक्रीज हो जाती है अपनी हार्ट रेट। इसके एडेप्टेशन क्या है, जो जेजी सेल ऑफ किडनी है वो स्टिमुलेट करती है किसको, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज हो जाता है। जेजी सेल ऑफ किडनी क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, जिससे क्या रिलीज होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है, जो स्टिमुलेट करती है रेड बोन मेरो में, जहां इरिथ्रोपोइसिस होती है, जिससे आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसको अपन ने क्या बोला, पॉलीसाइथेमिया। तो आपको याद रखना है कि इंक्रीज ऑफ आरबीसी काउंट को अपन ने क्या बोला, पॉलीसाइथेमिया। तो आपको ये 4 डिजीज आपको समझ में आएंगे डिसऑर्डर। सबसे पहले अपन ने बात की अस्थमा, जो एक एलर्जी को होता है, तो किसके द्वारा होता है, पोल्यूटेंट की वजह से, जिससे रिलीज होता है मास्ट सेल से क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन। इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ब्रोंकियो डायलेटर, जो ये अपन ने डायग्राम में देख लिया। उसके बाद एम्फाइसीमा किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, जहाँ पे लॉस ऑफ इलास्टिसिटी लंग्स की हो जाती है, एलुलाई का साइज इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, जो किसके द्वारा सप्रेस किया जाता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के द्वारा एम्फाइसीमा को थोड़ा कम किया जा सकता है। उसके बाद अपन ने बात की ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, जो कहाँ होता है, वर्किंग इन्वायरमेंट में, जहाँ स्टोन की ग्राइंडिंग होती है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, कोल की माइंस के अंदर, कॉटन डस्ट के अंदर, और फार्मिंग के अंदर क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जो किसके द्वारा होता है, एस्बेस्टोस की द्वारा, सिलिका डस्ट के द्वारा कोज होता है, कॉटन डस्ट के द्वारा होता है, और कोल के द्वारा होता है। जिसके इफेक्ट्स क्या है, न्यूमोकोनियोसिस, फाइब्रोसिस, इन्फ्लामेशन हो जाता है लंग्स के अंदर, नॉर्मल एल्वेलर सेल क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, किसके द्वारा, फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा, और प्रोलिफरेशन हो जाता है किसमें, फाइब्रस टिश्यू के अंदर, जो किसका प्रोलिफरेशन हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू का, और ये किसको लीड कर सकता है, कैंसर को। मतलब एम्फाइसीमा से आप ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से आपको क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद अपने आज की लास्ट डिजीज पढ़ी एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस, जो कहाँ पे होता है, हाई एल्टीट्यूड पे होता है, अबव 5,500 फीट की हाइट पे, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है, और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, जिसके सिम्टम्स है डिजीनेस, नोसिया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्रीथलेसनेस, और इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ ब्रीथिंग, और इंक्रीज हो जाती है अपनी हार्ट रेट।
और इसके अडेप्टेशन क्या है, जो जेजी सेल ऑफ किडनी है वो क्या रिलीज करती है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो क्या स्टिमुलेट करता है रेड बोन मैनों में इरिथ्रोपोइसिस, जिससे आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसको अपन ने क्या बोला, पॉलीसाइथेमिया। यहीं पे आपका ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ वाला चैप्टर खत्म होता है। मतलब अपन ने इसको कंप्लीट पढ़ लिया। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, यदि कोई के लास्ट लेक्चर छूट गए हैं तो आप वहां देख सकता है। मैंने पर्टिकुलर हर टॉपिक कवर किया है इसके अंदर जो आपके नीट के अंदर आ सकता है, सब कवर अप कर लिया। मतलब इस चैप्टर से यदि आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिया तो इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो आपने इस लेक्चर कंप्लीट कर लिया, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद अपन इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे, इसके बाद अपन कुछ सीरीज लाएंगे माइंड मैप वगैरह के बारे में, उसके बारे में अपन बात करेंगे कुछ दिनों बाद। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।